देखिए बच्चों, अब इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं। जो टॉपिक ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब तक हमने आपको क्या बताया था, एनर्जी का लेवल बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी अंतिम कक्षा में या फिर nवीं कक्षा में उसके पास कितनी एनर्जी होती है। तो देखिए इधर क्वेश्चन लिखे हैं, En बराबर माइनस याम जेड का स्क्वायर ई के पावर 4 बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर इंटू 1/n का स्क्वायर। यही था। यानी कुल मिला के ये जो कांस्टेंट आता है बच्चों, एनर्जी किसके अनुपाती होती है, तो अपने मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए बार बार क्वेश्चन ये भी बनता है, एक नंबर में ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है ना, कि एनर्जी का nवीं कक्षा में क्या स्थिति होता है मुख्य क्वांटम के साथ। तो बताएंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या के साथ एनर्जी का यही होता है, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और धनात्मक की ऋणात्मक होती है एनर्जी, ठीक है ना, ऋणात्मक होती है। इसलिए इतना एनर्जी उसको कहीं से बाहर से मिल गई तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने स्तर को छोड़ करके पलायन कर जाता है। ठीक, तो ये देखिए बना हुआ स्टेबल बना रहने के लिए ऋणात्मक एनर्जी रहती है। अब हम लोग देखते हैं उसको कि माना उत्तेजित परमाणु कब होगा बच्चों, जब बाहर से उसको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन सदृश परमाणु है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, बाहर से कहीं उसको ऊर्जा मिल गई तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, दूसरी कक्षा में चला जाएगा। इसको बोलते हैं E1, इसको बोलते हैं क्या है, E2। ये देखिए है उच्चिष्ट ऊर्जा अस्त्र बोलते हैं उसको, है ना, उत्तेजित ऊर्जा अस्त्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निम्निष्ठ बोलते हैं, नीची कक्षा बोलते हैं, इसको ऊंची कक्षा बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए जब उसको ऊर्जा कहीं से मिलेगी तो अपनी कक्षा को छोड़ करके अपनी दूसरी कक्षा में चला जाएगा। ठीक, ये लिखा गया है कि माना उत्तेजित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा कौन सा, N2, इसको बोलेंगे N2, ऊंची कक्षा N2 से नीची कक्षा N1 में लौट रहा है। अब देखिए ऊर्जा दिए, भाग करके यहाँ से कहाँ गया, दूसरी कक्षा में चला गया। तो दूसरी कक्षा में कब तक रहेगा यह, 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड तक रहेगा। अब वह क्या करेगा, जब 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड रहेगा, फिर क्या करेगा, वो नीचे आएगा। तो नीचे आते समय क्या करेगा, एनर्जी का निकालेगा वहाँ से। तो यहाँ से नीचे जब लौटेगा तो यहाँ से इसकी ऊर्जा निकलेगी। तो ये नीचे आ रहा है बच्चों, तो नीचे आते समय एनर्जी का डेविएशन होगा। तो ऊंची कक्षा N2 से नीची कक्षा N1 में लौट रहा है। तो लौटते समय क्या होगा बच्चों, उसमें से ऊर्जा निकलेगी। कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो hν बताया गया है, कितनी ऊर्जा निकलेगी, hν। तो यहाँ एक इक्वेशन बताया था बोहर का तीसरा नियम क्या था, यही था उनका ना, H क्या होता है, hν इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो यहाँ से न्यू का मान निकालेंगे, E2 माइनस E1 बटा के H, ये था। तो ये ऊंची कक्षा है, ये क्या है, नीची कक्षा है। ठीक, तो यही इसी में मान रखेंगे हम लोग, E2 का मान रखेंगे और E1 का मान रखेंगे। देखिए यहाँ रखा हुआ है, तो E2 माइनस E1 बराबर समथिंग, इस कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, N2 से कहाँ आ रहा है, N1 में आ रहा है। तो पहले N2 होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, N1 होना चाहिए। हो रहा है कन्फ्यूजन, इसको दूर कर लेते हैं हम लोग। है, आइए देखते हैं कैसे बच्चों। इधर देखिए ये कौन सी कक्षा है, nवीं कक्षा है। कौन सी कक्षा है बच्चों, nवीं कक्षा है। तो हम लोग निकालते हैं N1 पहली कक्षा के लिए, यहाँ लिखेंगे E1। तो E1 हो जाएगा माइनस याम जेड का स्क्वायर ई घाते 4 बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए N1 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तो कोई समस्या, N1 के लिए है। फिर E2 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे E2 के लिए माइनस, ये तो कांस्टेंट रहेगा, यम जेड का स्क्वायर ई के घाते 4 बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर इंटू 1/n2 का स्क्वायर। यही है, देखते हैं। तो यहाँ निकालना किसका बच्चों है, E2 माइनस E1, किसका निकालना है, E2 माइनस E1। तो पहले E2 को मान रख लीजिए यहाँ पे। तो E2 को मान रखेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, माइनस यम जेड का स्क्वायर ई घाते 4 बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर इंटू 1/n2 का स्क्वायर रहेगा बच्चों। यहाँ तो कोई समस्या, माइनस क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। फिर अब माइनस लगा कर उसको कोष्टक में लिख लीजिए, यहाँ पे माना बाद में लिख लेंगे हम।
अब इसको क्वेश्चन लिखते हैं, किसकी बारी आ गई, n1 की बारी आ गई। तो इसको यहाँ लिखेंगे बच्चों, ये कि है क्या, माइनस में है, माइनस, इसको लिख लेते हैं यम जेड का स्क्वायर ई घाते 4 बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर यच का स्क्वायर इंटू 1 अपान n1 का स्क्वायर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइएगा। अब जब हम इसका कोष्टक खोलेंगे, देखिए शॉर्टकट, अब जब हम इसका कोष्टक खोलेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, यही खोल देते हैं। जब कोष्टक हटेगा बच्चों तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो यही चीज़ देखिए, प्लस वाला आगे लिखेंगे, माइनस वाला बाद में लिखेंगे, ठीक। प्लस वाला आगे, माइनस वाला कहाँ रहेगा, बाद पीछे रहेगा। तो इसमें ये और ये कॉमन दिख रहा है उसी को कॉमन लेंगे हम। तो कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो कॉमन लेंगे तो मिलेगा यम जेड का स्क्वायर ई घाते 4 बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर। कोष्टक में तो प्लस वाला पहले लिखिएगा 1 अपान n1 का स्क्वायर, माइनस वाला बाद में लिखिएगा माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। अब मिलाइए, सही है कि नहीं है, सही है, सेम थिंग आया है एकदम। तो परीक्षा में आपको इतना लंबा चौड़ा लिख कर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप परीक्षा में बस इतना लिख दीजिएगा, समय कम है वहाँ पे। तो आप पढ़े रहेंगे, कभी कोई भी टॉपिक आप 1 बार 2 बार 3 बार तक पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा बच्चों। ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा, काहे नहीं याद होगा, पेपर देना है। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। रफ कार पे, हाँ रफ कार पे उसको कर सकते हैं कि कहीं हमारा मिस्टेक न हो जाए, ठीक है। तो इतना आया बच्चों, e2 माइनस e1 बराबर क्या मिलेगा, यम जेड का स्क्वायर ई के पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर कोष्टक में 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। ये मिल गया हम लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बोहर की तीसरी परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन के लौटने में उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। वह ऊर्जा आवृत्ति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही फार्मूला है, देखिए यही वाला फार्मूला है, तीसरा वाला है। तो यही पे मान रखेंगे हम लोग, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बटा के H। तो E2 माइनस E1 का मान हम लोग निकाले यहाँ पे हैं, E2 माइनस E1 का मान यहाँ निकाले हैं। तो निकाल यही मनवा उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए बच्चों, जब रखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे H का क मान है, H 2 ठो है, H क ठो इसमें है, 2 ठो है। तो अब यहाँ पे H क ठो आ गया, 3 ठो। किसकी वजह से, यहाँ एक H ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, मिल गया यहाँ पे H। तो अब यहाँ पे H एक ठो मिल गया, यहाँ पे H पहले से 2 ठो था, तब ये 2 H और 1 H मिलकर कितना बनाएगा, 3 H बनाएगा। तो यहाँ देखिए इसकी होगी आवृत्ति। अब ये आवृत्ति का फार्मूला हो गया एक तरह से, मान के चलिए। फिर कहेंगे कि माना तरंग दैर्घ्य लेमडा है इसका है, तो अब तरंग दैर्घ्य भी निकाल, जो आवृत्ति पता चल गया तो तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध होता है बच्चों, न्यू बराबर C बाई लेमडा, पढ़े हम लोग हैं, न्यू बराबर C बाई लेमडा। तो यहाँ से लेमडा का मान निकालना होगा। तो लेमडा का मान कैसे निकालेंगे, आप उसको नीचे ही लिख लीजिए। तो रहेगा 1 बटा के लेमडा इज इक्वल टू न्यू बटा के C। ये बन जाएगा नहीं बनेगा, बताइए। ये देखिए यहाँ तीरे गुणा कर लेंगे हम लोग, C नीचे आएगा नहीं आएगा, कन्फ्यूजन हो रहा है, आ जाओ। देखिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। C को यहाँ ले आइए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है बटा के यहाँ पे क्या है लेमडा। तो 1 अपान लेमडा मिल रहा है यहाँ पे, 1 अपान लेमडा, 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू न्यू अपान क्या है, C है। तो न्यू का मान हमको सीधा सीधा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए, तो 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू न्यू अपान क्या है, C है। तो न्यू का मान जैसे जितना मान आया है उसी को यहाँ लिख दिया जाएगा। अब इसमें किसकी वृद्धि हो गई बताइए, C की वृद्धि हो गई। देखिए कांस्टेंट बढ़ रहे हैं, कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पहले यहाँ H मिला था, अब क्या मिल गया बच्चों, C मिल गया। तो अब देखिए फिर कांस्टेंट की संख्या यहाँ बढ़ गई, मगर हमारा ये जो n वाला पार्ट है वो जैसा का तैसा है। तो अब यही जो बच रहा है ये वाला पूरा का पूरा इतना बड़ा कांस्टेंट हो गया। अब इसके पहले कांस्टेंट क्या था, ये वाला कांस्टेंट हुआ करता था, ये कांस्टेंट हुआ करता था। अब यहाँ कांस्टेंट में H का मान बढ़ गया, H बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या बढ़ गया बच्चों, C बढ़ गया। तब वैज्ञानिक एक आते हैं, रिडबर्ग वैज्ञानिक आते हैं यही। तब इन्हीं सभी कांस्टेंटों को उन्होंने एक नया कांस्टेंट दे दिया R। क्या दे दिया, R। तो देखिए 1 अपान लेमडा को तरंग दैर्घ्य संख्या कहते हैं, जो अभी भी निकाले हम लोग हैं। 1 अपान लेमडा क्या है, तरंग संख्या है। इस समीकरण में ये जितना कांस्टेंट है, ये वाला, ये जो जितना कांस्टेंट है। अच्छा देखिए यहाँ पे जेड नहीं है बच्चों,
यहाँ पे जेड नहीं दिख रहा है, जेड न दिखने का कारण क्या है, हाइड्रोजन सदिश, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 1, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए हैं 1 लिख दिए, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया, तो यम ई के पावर 4, यम ई के पावर 4, यम ई के पावर 4 होल अपान 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सी एच घाते 3, सी एच घाते 3, ये सब पूरा क्या बनाएगा, एक नियतांक बनाएगा जिसे क्या कहेंगे रिडबर्ग नियतांक। इसका मात्रक पूछता है परीक्षा में, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर के पावर इनवर्स ऋण एक घात। आया कहाँ से उसको हम समझा देते हैं आप लोगों को, है आया यहाँ से बच्चों, जैसे कि ये जो प्रकाश की चाल यहाँ पे है, ये यच है, प्लांक नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट है, यम है, और यहाँ भी क्या है एप्सिलॉन, ये ई है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। सबका मात्रक लिखेंगे, सबका मात्रक लिख करके काटेंगे तो लास्ट में हमको क्या बचेगा, नीचे बचेगा, ऐसे ही बचेगा, लास्ट में ही बचेगा बटा के मीटर बचेगा। सभी मात्रकों को लिखने के बाद तो हल करेंगे, कुल कटने पिटने के बाद क्या बचेगा, लास्ट में नीचे मीटर बचेगा। यही मीटर उठा कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो हो जाएगा मीटर के पावर -1। तो रिडबर्ग नियतांक का ये सब नहीं पूछेगा, बस आप लोग एक लाइन पूछेगा कि रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा, तो क्या लिखेंगे आप, मीटर के पावर -1। तो यही देखिए रिडबर्ग नियतांक क्या होता है, जन्म होता है। क्लियर है, इतना लिख लीजिए अच्छे से। आगे देखिए फिर समझाते हैं बच्चों, एक बार और समझा देते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक एक बार ना समझ में आए तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, किसी किसी को 2 बार में, एक ही बार में हो जाता है। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, एनर्जी लेवल देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। कब, जब परमाणु को कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो क्या करता है, अपनी पहली कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में चला जाता है। दूसरी कक्षा में कितने समय के लिए रहता है बच्चों, तो 10 की पावर -8 सेकंड। देखिए हमारा ये फेवरेट क्वेश्चन है, वाइवा का हम पूछते हैं बच्चों से कि जब इलेक्ट्रॉन, परमाणु को बाहर से कहीं से ऊर्जा मिलती है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहली कक्षा छोड़ के कहाँ जाएगा, दूसरी कक्षा में, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। कितने समय तक रुकता है ये पूछते हैं हम हैं, तो याद रहेगा बच्चों, कितना समय तक रुकता है, हाँ 10 की पावर -8 सेकंड तक रुकता है, ठीक है ना, तो ये पूछते हैं हम हैं। तो देखिए यही हो रहा है, भाग के जाएगा, फिर जब वापस लौटेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ पे एच न्यू एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक, आप देखते हैं तो वही कंडीशन है बच्चों, माना उत्तेजित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा N2 से नीची कक्षा N1 में क्या कर रहा है, लौट रहा है। तो लौटते समय कक्षाओं का ऊर्जा अंतर है E2 - E1। E2 - E1 क्यों कर रहे हैं हम लोग, हैं ये हायर एनर्जी लेवल है, क्या है या लोअर एनर्जी लेवल है। तो हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो ये प्रक्रिया क्या करेंगे, रफ में कर लीजिएगा आप लोग। ये प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे देखिए N1 पहले है, N2 क्या है, बाद में है। तो N1 पहले N2 बाद में कैसे आया, तो हमने बताया कि ये इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो पहले हम लोग N1 रखेंगे, पहली कक्षा के लिए क्या रखेंगे N1, दूसरी कक्षा क्या रखेंगे बच्चों, N2 रखेंगे, नो प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो N2 में से N1 घटाएंगे, तो N1 का मान क्या है, यहाँ पे ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक ये रहा होगा, ऋणात्मक कभी यहाँ माइनस रहा होगा, यहाँ माइनस रहा होगा। जब इसका कोष्टक खोलेंगे बच्चों तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला आगे रखेंगे, माइनस वाला कहाँ रखेंगे, पीछे रखेंगे। ठीक है, तो यही प्लस वाला आगे रखा गया है, माइनस वाला पीछे रखा गया है। और दोनों में देखिए ये जो टॉपिक है, ये दोनों में क्या है, कांस्टेंट है, उसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकल जाएगा। तो यही हम इसका फार्मूला यहाँ लिखेंगे। यहाँ सीधे सीधे परीक्षा में आप इतने लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसमें मिस्टेक ना हो, इसको ये जो काम हम यहाँ किए हैं, ये काम आप रफ पे कर सकते हैं, नहीं तो आप फेयर पे ही लिख के दिखा दीजिए, कापी भी तो भरना है। कैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है तो एक पन्ना लिख के खाली हो जाएंगे, नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पन्ना लिखिए, आप 3 पेज लिखिए, कम से कम 3 पेज, नहीं तो 4 पेज उसको लिख कर ही आइए। तो ये रहा बच्चों, इतना आ गया। फिर बोहर की तीसरी परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन के लौटने में उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों का मान निकालना है। तो इसको हटा देते हैं, देखिए इसको हटा दीजिए, इसका काम खत्म। ये तो रफ कार्य था ना, ये रफ कार्य था, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए बच्चों हम लोग पढ़े हैं एच न्यू इक्वल टू E2 - E1। यहाँ से न्यू का मान निकालना है, आवृत्ति निकालना है, तो एच को नीचे भेज देंगे। तो E2 - E1, E2 - E1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यही है E2 - E1 का मान। E2 - E1 का मान पूरा यहाँ रख देंगे हम लोग। यहाँ देखिए एच 2 ठो है, यहाँ पे एक और एच आ जाएगा, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, 3 एच हो जाएगा। तो ये आवृत्ति निकल जाएगी इसकी।
अब हमको उसका क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालना। तो यहाँ लिखेंगे माना तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य इसका संबंध क्या होता है वो तो बताया गया है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा। तो सी को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा न्यू बटा के सी बराबर 1/लेमडा। तो यहीं से लेमडा का मान निकलेगा तो 1/लेमडा इक्वल टू न्यू अपान सी। तो न्यू का मान अभी निकाले हम लोग हैं, ये वाला पूरा मान यहाँ रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे सी की भी वृद्धि हो गई, क्या हो गई सी की भी वृद्धि हो गई, सी आ जाएगा तो यहाँ कोष्टक मिलेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आ गया उसका तरंग दैर्घ्य। तो लिखेंगे 1/लेमडा क्या है, तरंग संख्या कहते हैं। इसमें ये जो जितना भी कांस्टेंट है ये पूरे कांस्टेंट को रीडबर्ग नामक वैज्ञानिक क्या दिए, एक नया सिंबल दिए पूरा इसको क्या कर रहे हैं, आर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, आर बराबर यम जेड का स्क्वायर ई घाते 4 बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सी यच घाते 3। ये पूरा क्या है, रीडबर्ग नियतांक है। ठीक है, वही पिछली कक्षा में आपको इतना बताया गया होगा, याद है आप लोगों को तो बता दीजिए। ई एन बराबर माइनस जेड का स्क्वायर आर एच सी बटा के एन का स्क्वायर कहीं लिखे हैं आप लोग, पन्ना खोल के देखिए, लिखवाए हैं। इसका मान कितना लिखवाए हैं बोलिए बोलिए, मान बताइए इसका, मान बताइए इसका बच्चों। ई एन बराबर माइनस जेड का स्क्वायर बताइए 13.6 बटा के एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना लिखवाया है। यहाँ आइए एक मिनट के लिए, देखिए यहाँ पे आया क्या है, देखिए आर एच सी है, यहाँ पे सिर्फ कितना है, आर है, क्या है, सिर्फ आर है। तो अब यहाँ देखिए और हमको एच और सी की वृद्धि करना पड़ेगा, एच और सी की वृद्धि करना पड़ेगा। तो आर के स्थान पे लिखेंगे आर एच सी लिखेंगे। तो यहाँ भी देखिए 1/लेमडा है, तो यहाँ यम जेड का स्क्वायर ई घाते 4 बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सी एच घाते 3। तो यहाँ देखिए एच आ गया, यहाँ पे सी आ गया, तो ऊपर नीचे फिर एच सी। तो इसको ना हम लोग आर लिख रहे हैं बच्चों। तो एच सी का क्या करेंगे, उसमें हम लोग गुणा करेंगे, मतलब गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, तब ना उसका मान बढ़ेगा। तो हमको इसका मान पता है कितना है, 13.6। तो आर एच और सी की उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, तब जाकर उसका पूरा मान आएगा। तो इसको लिख लीजिए रफ में, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी थोड़ा सा रीडबर्ग नियतांक के पद में हम इसका ऊर्जा स्तर लिख लेते हैं। ई एन बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे है, 9वीं कक्षा के लिए है। तो ई एन बराबर हो जाएगा माइनस जेड का स्क्वायर आर एच सी। हमने बता दिया एच सी कहाँ से आया है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे है। तो माइनस आर एच सी बटा के एन का स्क्वायर है। अब आर एच सी का मान रखेंगे, तो देखिए आर का मान 1.06 होता है लगभग पूरा मान रख के हल करेंगे तो उसका मान आएगा 1.097 आएगा, गुणे 10 के पावर माइनस 7 है आर का मान। सब कांस्टेंट मान रखेंगे तो इतना नहीं पूछता है, बस इतना याद रखें कि 1.097 गुणे 10 के पावर माइनस प्लस 7 मीटर के पावर माइनस 1 होता है, इतना याद रखेंगे। लिख देते यहाँ पे आर का मान 1.097 गुणे 10 के पावर 7 मीटर के पावर माइनस 1, ये लिख लीजिए आप लोग। सिर्फ आर का मान हल करेंगे तब मान रखने के बाद। एच का मान जानते हैं 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 34 ये होता है। सी का मान क्या होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ये होता है। तब इस सब का मान रख करके हल करेंगे तो इस पूरे का मान है, बस इसी का मान है, ध्यान दीजिए इसी का मान किसके बराबर है तो 13.6, इतना याद रखेंगे हम लोग। तो भी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में है, ठीक। ई एन बराबर माइनस जेड का स्क्वायर 13.6 बटा के एन का स्क्वायर, बस यही याद रखना है। परीक्षा में आप इतना भी लिखेंगे तो देखिए ये सब डाटा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये याद करना ही बहुत बहादुरी है। आप याद कर लिए, कुछ लिख दिए यहाँ पे, ठीक। 12 में पढ़ ही रहे हैं, उसमें एक जोड़ दीजिएगा 13 हो जाएगा और 0.6 अब तो याद हो जाएगा ना। कम पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, उसमें एक जोड़ देंगे 13 में हो जाएंगे, BA में पढ़ने लगेंगे उसमें 6 विषय हो जाएगा। अभी 5 विषय है ना, 6 विषय हो जाएगा। अच्छा, उसी के 12 का आधा कर देंगे, बहुत अच्छा। 13.6 देखिए दीपक नाम का लड़का बता रहा है, ट्रिक बता रहा है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं, फिर कह रहा है कि हम लोग सारा काम किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन सदस्य कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, अतः हाइड्रोजन परमाणु की
nवीं अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी रहेगी बच्चों? तो E बराबर माइनस RH। अब देखिए यहाँ पे Z का भी मान कर रख दिया, 1 रख दिया, तो अब यहाँ Z भी गायब हो जाएगा। तो माइनस RH बटा के n का स्क्वायर बराबर माइनस 13.6 बटा के n का स्क्वायर। nवीं कक्षा के लिए है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ तक देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इतना तक आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में लिखिएगा। हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।